प्रभावित हो रही है। अंजलि मैम ने लिखा ज्यूम, वाह, मतलब ये सेशन उनको बहुत खास लग रहा है। सो आप भी बता सकते हैं अभी। वेरी इंस्पायरिंग एंड लाइफ लेसन, दिनेश सर थैंक यू सो मच। इंस्पायरिंग सेशन है और बहुत सारी लाइफ की लेसन मिल रही है इन सेशन से। और मैं जानना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पार्वती मैम ने लिखा वंडरफुल सेशन है, बहुत थैंक यू सो मच पार्वती मैम। सो देखिए, आप सब लोग अपने अपने सेशंस की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभी इंद्रजीत सर ने लिखा वेरी गुड, वाओ, वंडरफुल। दीपक सर ने लिखा है थैंक यू सो मच दीपक सर, थैंक यू इंद्रजीत सर। लाइफ चेंज हो रहा है, भारती गुप्ता मैम थैंक यू सो मच। लाइफ चेंजिंग, संभावी मैम ने लिखा है अज्यूम, वाओ, थैंक यू सो मच जी। सो और भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, हाउ आर यू फीलिंग। माइंड चेंज हो रहा है राकेश सर, थैंक यू सो मच। चेंजिंग आवर थॉट्स, माइंडफुल माइंड ब्लोइंग सेशन, रोमाना मैम ने लिखा वाओ, थैंक यू सो मच। लाइफ चेंजिंग एंड अमेजिंग सेशन, प्रमोद सर ने लिखा थैंक यू सो मच। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइफ चेंजिंग एंड अमेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो कई सारी गलतियों के बारे में जानने का मौका मिल रहा, लाइफ इम्पावरिंग सेशंस हो रही है, थैंक यू सो मच। देखो कितना ज़रूरी है कि जब आप इस सेशन के साथ बने हुए हो तो याद रखना कि इन सेशन की कुछ अहम बातें जो आप सीख पाए, कोशिश ये होनी चाहिए कि वो आपकी चरित्र बन जाए। क्योंकि कहते हैं शिक्षा जब संस्कार बन जाती है तो वो आपकी जीवन बदल देती है। शिक्षा क्या बन जाती है? संस्कार बन जाती है। अब देखो शिक्षा संस्कार कैसे बनेगी? जब आप उस एजुकेशन को प्रैक्टिस में लाएंगे, अमल में लाएंगे, तो वो शिक्षा आपकी संस्कार बन जाएगी। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, सेशन शुरू करने से पहले मैं आज आप सबसे कमिटमेंट लेना चाहता हूं। कमिटमेंट ये कि आज के सेशन में आपको, बहुत से लोग जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पहली बार मौका मिलेगा कुछ ऐसी यूनिक चीजों को करने का। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। आज के सेशन में फर्स्ट टाइम आपको मौका मिलेगा कुछ ऐसी यूनिक चीजों को करने का जो आज से पहले आपने अपने पिछले जन्म में कभी नहीं किया। लेकिन हां, अगर आपने उस यूनिक चीजों को किया, अशोक सर, अगर आपने उस यूनिक चीजों को किया और जो आपने किया उस पे आप अगले 180 दिनों तक कायम रहे, तो ये मैं आपको कमिट करता हूं कि केवल सिर्फ आपकी जीवन नहीं, आपकी जनरेशन बदल जाएंगी। मेरी कमिटमेंट याद रहेगी। मेरी कमिटमेंट ये है कि आज कुछ चीजें आप पहली बार करोगे। अगर आपने उसको किया तो ये मैं आपको कमिटमेंट दे सकता हूं कि करने के बाद अगले 6 महीने अगर आपने उसको अमल में रखा तो आपकी जीवन नहीं, आपकी जनरेशन बदल जाएगी। तो अब आप में से जितने लोग आज अपनी उस सुप्रीम लॉर्ड को याद करते हुए कमिटमेंट देना चाहते हैं कि जो आज मैं आपको करने के लिए कहूं आप करेंगे, और अगर आप करने की हामी भरते हैं तो आप एक बार यहाँ पे पहले टाइप कर दो आई, ताकि सेशन के आगे मैं आपको लेके जा सकूं। तो देखिए, सबसे पहले सुरेश जी ने आई लिखा, वंदना मैम थैंक यू सो मच, दीपक सर, जितेंद्र सर, राकेश सर, कई नाम से रह गए, रविकांत सर, मनोज सर, रमाना मैम, सुषमा मैम थैंक यू सो मच, लिखते जाओ, सुजीत सर, नीता जायसवाल मैम लिखते जाओ, सगुप्ता मैम, इंद्रजीत सर, RRP, सुलेखा मैम, संभावी मैम, पार्वती मैम, शैलेश सर, कांता मैम, प्रीति मैम, सीमा शर्मा जी थैंक यू सो मच। जितने भी लोगों ने लिखा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप देखेंगे आज की रात व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको बहुत सारे पीक मिलने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। हर कोई आज अपनी वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करना सब पढ़ेंगे और आज की रात आप सबकी बहुत सुहानी होने वाली है। सो चलिए, इसी शब्दों के साथ मैं आपको लेके चलता हूँ आज अपने कंटेंट के अंदर, और मैं शुरू करता हूँ फटाफट, क्योंकि आज की सेशन बहुत गहरी है, समझने वाली है। आज की टॉपिक है फॉरगिव एंड फॉरगेट। इसका मतलब क्षमा करें और भूल जाएं। इस आज पूरे टॉपिक को मैं कवर करूंगा इसी दो शब्दों पे, क्या? क्षमा करें और भूल जाएं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए चलिए तैयार होते हैं ये सीखने के लिए कि फॉरगिवनेस की इंपॉर्टेंस क्या है और फॉरगेट का इंपॉर्टेंस क्या है। सो कहते हैं एवरीथिंग इज एनर्जी,
Nothing exists but energy form into things with a name like table, chair, house, car, people. My dear friends, कहते हैं इस दुनिया में हर चीज एनर्जी। ये जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती है ना, वो सब एनर्जी का ही फॉर्म है। चाहे वो आपके घर की टेबल हो, चेयर हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगलो हो, सब क्या है? सब एनर्जी ही है। तो आज के सेशन की शुरुआत इन बात को समझने से होती है कि जैसे मैंने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि इस पृथ्वी पे आपको दिखने वाली हर चीज क्या है? वो एनर्जी है। दूसरी ओर जो एनर्जी है वो एक है। याद रखना, वो क्या है? जो एनर्जी है वो एक है। माय डियर फ्रेंड्स, नेचर के द्वारा बनी गई कई चीज एनर्जी क्या दो हो सकती हैं? आप कह सकते हैं यूएसए की एनर्जी अलग, चाइना की एनर्जी अलग, इंडिया की एनर्जी अलग। नो, एनर्जी जो है वो क्या है? एक है। इसका मतलब वो एक एनर्जी से ये पूरी कायनात का निर्माण हुआ है। पेड़ पौधे से लेके हम तक, हमसे लेके दुनिया के सारे इक्विपमेंट तक, सबकी सब किससे बनी हुई है? ऊर्जा से बनी हुई है। माय डियर फ्रेंड्स, आज अब हम इसके बहुत डीपेस्ट फॉर्म में नहीं जाएंगे ताकि आपको ये समझ में आए, लेकिन मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। तो हर चीज एनर्जी से बनी है। कहते हैं ऑल दो एवरीथिंग इज एनर्जी। द डिफरेंस बिटवीन पीपल एंड ऑब्जेक्ट, एक मनुष्य और ऑब्जेक्ट यानी पदार्थ के बीच क्या अंतर है? अंतर यही है कि वी आर स्पिरिचुअल, हम स्पिरिचुअल हैं। दैट मीन्स वी हैव द मीन्स टू अल्टर एंड इन्फ्लुएंस अदर एनर्जी। माय डियर फ्रेंड्स, यानी आप में, हम में और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब आपकी मोबाइल, आपका घर, आपकी गाड़ी, ये सब ऑब्जेक्ट है। तो हम में और उस ऑब्जेक्ट में अंतर क्या है कि हम स्पिरिचुअल हैं। हम क्या हैं? हम स्पिरिचुअल हैं, मतलब हमारे अंदर स्पिरिट है, हमारे अंदर आत्मा है। और ध्यान से समझना, चूंकि हम स्पिरिचुअल हैं इसीलिए हम दुनिया की किसी भी एनर्जी को अल्टर कर सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? यानी हम दुनिया की किसी भी एनर्जी को अल्टर कर सकते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर में एक टेबल है और वो टेबल एक एनर्जी है। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं और आप चाहें तो उस टेबल को तोड़ सकते हैं। यस और नो? तो आपने उस एनर्जी को अल्टर कर दिया। समझ में आ गई बात? आप घर को तोड़ सकते हैं, आपने उस एनर्जी को अल्टर कर दिया। यस और नो? लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो आपको अल्टर नहीं कर सकती, लेकिन आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अल्टर कर सकते हैं। तो चूंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अल्टर कर सकते हैं, यही इस कायनात में आपके और हमारे साथ सबसे बड़ा चमत्कार है। क्या है? सबसे बड़ा चमत्कार है। और देखो, आप जितनी गहराई से आज इन चीजों में डूबते चले जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि वाओ, मीन्स आप एक इनफाइनाइट पोटेंशियल के साथ इस पृथ्वी पे आए हैं। और आज आपको समझ में आएगा कि उस इनफाइनाइट पोटेंशियल को यूज करने के लिए बेसिकली आपके अंदर किन तरह की समझ में डिफरेंसेस लाना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम किसी भी एनर्जी को अल्टर कर सकते हैं, किसी भी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दैट मीन्स क्या है? वी हैव द मीन्स टू अल्टर एंड इन्फ्लुएंस अदर एनर्जी। वी कैन चेंज एनर्जी ऑफ टेबल, हम टेबल की एनर्जी बदल सकते हैं, हम चेयर की एनर्जी बदल सकते हैं, हम हाउस की एनर्जी बदल सकते हैं, कार की एनर्जी बदल सकते हैं, एंड इवन अदर पीपल की भी एनर्जी बदल सकते हैं। इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट की एनर्जी तो बदल ही सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ साथ हम हमारे तरह के उन सभी लोगों की ऊर्जा भी बदल सकते हैं। और आप देखिए ना, इस दुनिया में जितनी भी चमत्कार हो रही है वो पीपल्स टू पीपल्स की एनर्जी को चेंज करके ही हो रहा है। जिस इंसान ने इस वक्त सत्ता की सबसे ऊंची चोटी पे हैं, क्या उसने हिंदुस्तान के देश के लोगों की ऊर्जा नहीं बदली है? बताओ।
जो इंसान आज पूरी पृथ्वी के साथ अपनी चेन बना लिया फेसबुक, क्या उसने उस पूरी पृथ्वी के इंसान की ऊर्जा नहीं बदली है? जिस इंसान ने एक वेबसाइट अमेजोन के साथ इस दुनिया की आधी पॉपुलेशन को अकेला कवर करके रखा है, क्या उसने इस आधी दुनिया की ऊर्जा नहीं बदली है? तो हम में एक मिरेकल्स क्या है कि हम ऑब्जेक्ट की एनर्जी तो बदल ही सकते हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के साथ साथ हम ह्यूमन बीइंग की भी एनर्जी को बदल सकते हैं। और एक मजे की बात देखिए ना, इस दुनिया में कौन कितना पावरफुल है वो इस बात पे निर्भर करता कि किसे ऊर्जा को कितनी इन्फ्लुएंस करनी आती है और कौन एनर्जी को कितना स्पीडली चेंज कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब आज आप इस पृथ्वी पे जितने मिरेकल्स देखेंगे, आपको ये बातें समझ में आएगी कि उस सबका कॉमन फंडामेंटल है कि दे नो मोर देन यू। वो आपके मुकाबले ऊर्जा को बदलने में ज्यादा माहिर हैं, इसीलिए वो आपसे ज्यादा ऊपर है। इसका मतलब ये पूरी दुनिया का जो गेम है ना, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का गेम है, एनर्जी चेंजिंग का गेम है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना आज की सेशन आपको बिल्कुल अलग डायरेक्शंस में लेके जाएंगे, और इस अलग डायरेक्शंस को आप जितना जितना सहनशीलता के साथ, स्थिरता के साथ अपने ब्रेन में जाने देंगे, और आज की सेशन से आप जितनी ज़्यादा प्रभावित होंगे, आप अपनी जीवन को उतना ही प्रभावशाली बना सकते हो। वन स्टेप फर्दर, एक कदम आगे हम समझ के देखते हैं। इट मीन्स वी ऑल आर कनेक्टेड। इसका क्या मतलब है? हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। हम सब क्या हैं? आपस में जुड़े हुए हैं। वी आर नथिंग बट एनर्जी। हम कुछ नहीं है, बस एक ऊर्जा है। एंड वी ऑल आर वन, हम सब एक हैं। देन व्हाट यू डू अफेक्ट मी एंड व्हाट आई डू अफेक्ट यू। फिर कौन सी चीज है जो हमें प्रभावित करती है और कौन सी चीज है जो आपको प्रभावित करती है? सो कहते इवन इफ वी आर माइल्स, अगर हम मीलों दूर हैं, या कॉन्टिनेंट्स, या हम किसी दूसरी द्वीप में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो हम आपसे मीलों दूर हैं, या हम अलग महाद्वीप में हैं और आप दूसरी महाद्वीप में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हम एक दूसरे की ऊर्जा को बदल सकते हैं, क्योंकि हम एनर्जी ही हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आइए मैं आपको एनर्जी के महानतम उन व्यक्ति की कहानी सुनाता हूं जिन्होंने इस दुनिया में ऊर्जा को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और वो पैदा हुए थे रूस के अंदर। ये बात 1910 ईस्वी की है। 1910 ईस्वी, 1910 यानी 1910 ईस्वी के अंदर एक व्यक्ति जिसने अपनी आत्मकथा में लिखी है कि वो एक टाइम पे जब बहुत छोटा बच्चा था, तब वो एक ट्रेन की सफर कर रहा था। ट्रेन की सफर करते हुए वो लिखता है कि उसके पास टिकट नहीं थी। रूस के अंदर जब उसने देखा कि उसकी ट्रेन की बोगी के कमरे में टीटी की आती हुई जूतों की आवाज, वो उस टीटी के डर से उस ट्रेन के बर्थ के अंदर जाके बच्चा छुप जाता है। टीटी जब वहां पे आता है तो बाकियों की टिकट चेक करते करते उसको उस छुपे हुए बच्चे दिख जाते हैं, और उसने उस बच्चे से टिकट मांगता है। ओ चाइल्ड, योर टिकट। और उस बच्चे ने उस टीटी की आवाज को सुनते ही घबरा जाता, और तभी वो क्या करे उसे कुछ नहीं समझ में आता, और वो तुरंत उस टाइम उसे उस जगह पे गिरी हुए एक कागज के टुकड़े दिखाई देते हैं। वो उस टुकड़ों को हाथ में उठाता, मुट्ठियों को बंद करता है, और अंदर ही अंदर याद करता कि परमात्मा मेरी रक्षा करना। और इस टीटी को ये कागज का टुकड़ा टिकट दिखाई दे, और उसने परमात्मा को याद करते हुए अपनी हाथों को खोलता है और टीटी की ओर बढ़ा देता है। और फिर टीटी की आवाज, When you have got ticket, why you are underlying the seat? और उस लड़के ने लिखा है कि इस घटना ने उस समय से उसकी पूरी जीवन बदल देती है।
उस टीटी ने कहा कि जब तुमने टिकट खरीद रखा है तो तुम सीट के अंदर छुपे क्यों बैठे हो। माय डियर फ्रेंड्स, कहता वो इस घटना से इतना प्रभावित हुआ, वो इस घटना ने उसको इतना अंदर तक झकझोरा, उसने केवल याद किया कि परमात्मा, इस टीटी को ये केवल टिकट दिखाई दे, और टीटी को वो हूबहू टिकट ही दिखाई दिया। इस घटना के बाद उसने जीवन में कई बार, उसके जीवन में ऐसे हादसे हुए, कई बार उसने फील किया कि जब वो किसी भी चीज की धारणा बनाता है तो उसकी धारणा की ऊर्जा इतनी तेज है, वो चीज उसके सामने सच्चाई बन के आ जाती है। 1940, तब वो बच्चा नहीं था, उसने इस एरियाज में एक्सपेरिमेंट करते करते काफी महारत हासिल कर चुका था। उसका नाम पड़ा उल्फ मैसिन। उल्फ मैसिन एक बार रसिया में एक शो कर रहे थे, और शो करते हुए उनके शो के बीच वहां पुलिस की दबिश पड़ी, शो को बंद किया गया, शो के पर्दे गिराए गए और अनाउंस किया गया कि उल्फ मैसिन गिरफ्तार किया जाता है। उल्फ मैसिन को अरेस्ट कर लिया गया और उसे क्रेमलिन लेके जाया गया स्टालिन के पास। स्टालिन तब वहां के राजा हुआ करते थे, और स्टालिन ने इससे पहले ऐसी कई लोगों की हत्या कर चुका था जो इन तरह की बातें करते थे कि आप अपनी उस एनर्जी से इस दुनिया की किसी भी एनर्जी को प्रभावित कर सकते हो। 1935 में स्टालिन ने एक बहुत होनहार व्यक्ति की इसी धारणाओं के ऊपर, उनके एक्सपेरिमेंट के कारण उसकी हत्या करवा चुका था। अब उसने उल्फ मैसिन को, जब उल्फ मैसिन अरेस्ट हुए, उसे स्टालिन के पास उसके चेहरे उघारे गए, चेहरे खोले गए, और स्टालिन ने बताया कि तुम्हें यहां अरेस्ट करके मैंने बुलाया है। जहां तक मेरी खोज और मेरी रिसर्च है कि ये जो तुम एक्सपेरिमेंट, ये जो तुम करते हो, ये कतई इस संसार में पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुमने जो किया है ये कहीं ना कहीं मेरे विचारों को प्रभावित कर रही है, इसलिए तुम्हें इसे सही साबित करना पड़ेगा। अब स्टालिन एक राजा के सामने बंदी बना हुआ था। उसने कहा, जो हुक्म मेरे आका। उसने कहा, कल तुम्हें दिन के 2 बजे यहां के पास के एक बैंक में लेके जाया जाएगा, और तुम्हें उस बैंक के क्लर्क से 1 लाख रूबल निकाल के लाना है। स्टालिन, कल उस बैंक के पास पूरी आर्मी, पूरी फोर्स से बैंक को घेर लिया गया। कई बंदूकधारी, स्टालिन जो उल्फ मैसिन थे उसके चेहरे पे नकाब लगाए गए। वो देख भी नहीं सकता था कि मैं किस रास्ते लेके जा रहा हूं, और उसे उस बैंक में यह भी नहीं पता था कि उसको किस काउंटर पे हाजिर किया जाएगा। लेकिन वो एक काउंटर पे उसके चेहरे खोले गए, उसके सामने एक क्लर्क था। उसने अपने जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला, आंखों को बंद किया, उसने अंदर ही धारणा बनाई, और फिर उसके बाद उसने उस क्लर्क को दिया। क्लर्क ने कई बार उसको इधर देखा, पलट के देखा, इधर पलट के देखा, और पूरी वेरिफिकेशन के बाद उस क्लर्क ने उसे 1 लाख रूबल निकाल के दिया। स्टालिन ने, उल्फ मैसिन ने 1 लाख रूबल लिए और स्टालिन के पास पहुंच कहा कि महाराज ये लीजिए 1 लाख रूबल। स्टालिन तो हिल गए कि ये तुमने कैसे किया, लेकिन स्टालिन को इससे भी भरोसा नहीं हुआ। स्टालिन ने कहा कि ये तो तुमने कमाल किया, लेकिन मैं फिर स्टालिन के मनवाया कि हो सकता बैंक की इसकी पहले से जान पहचान हो, इसकी साठ गांठ हो, लेकिन स्टालिन के बिलीव हिल रहे थे। उसने कहा ठीक है, ये 1 लाख रूबल वापस करके आओ। वो उस बैंक में फिर गए, 1 लाख रूबल वापस किए, और क्लर्क को कहा जो मैंने तुम्हें दिया था वो मेरे चेक वापस करो। जब क्लर्क ने उस पेपर को दोबारा वापस करने के लिए उठाया तो देखा वो कोरा कागज था, और वो क्लर्क वहां बेहोश होकर गिर पड़ा। इस घटना ने कई लोगों को हिला के रख दिया। स्टालिन ने कहा कि तुम्हें और एक प्रयोग करना होगा, और स्टालिन को और एक प्रयोग के तहत उसको चारों तरफ सेना से घेर लिए गए, और कहा कि तुम इस वक्त चारों तरफ सैनिकों से घिरे हो, तुम इस घेरे से बाहर आके दिखाओ। और स्टालिन ने बहुत आराम से उस सेना के घेरे से बाहर आ गया,
उल्फ मैसिन बाहर आ गया और स्टालिन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस घेरे को जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, आखिर उल्फ मैसिन इस घेरे से भी बाहर कैसे निकल गया। उसके तीन तीन प्रयोग हुए और तीनों प्रयोग में उल्फ मैसिन अपनी उस ऊर्जा की प्रभाव से वो किसी की भी धारणा बदल देता था और वो अपना काम करके निकल जाता था। स्टालिन ने उसे कहा कि तुम्हें अंतिम और एक प्रयोग करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं। चूंकि स्टालिन राजा थे, वो उसकी रिक्वेस्ट काट नहीं सकता था। उसने कहा कि तुम ठीक आज रात के 12 बजे, क्योंकि स्टालिन ने सोचा कि सबसे कठिन प्रयोग उल्फ मैसिन के साथ क्या किया जाए, और उस समस्या में सबसे कठिन प्रयोग में से एक प्रयोग यह था कि स्टालिन जिस कमरे में सोता था, तकरीबन हूबहू ऐसे सैकड़ों कमरे बनाए गए थे, और उस कौन से कमरे में स्टालिन किस रात होते थे ये उसकी पत्नी को भी पता नहीं होता था, क्योंकि उसको बहुत खतरा था। उसके सैनिकों को भी पता नहीं होता था कि स्टालिन कौन सी रात में किस कमरे में सोएंगे। वो जिस कमरे में सोएंगे, कुछ पहले घेरे के सैनिक को पता होता था वो कमरे नंबर 5 में है, दूसरे घेरे के सैनिक को पता होता था वो कमरे नंबर 12 में है, तीसरे घेरे के सैनिक को पता होता था कमरे नंबर 17 में है, और उसने उसके लगभग सैकड़ों कमरे हूबहू थे और वहां पे सारी व्यवस्थाएं होती थी। और स्टालिन अपने हिसाब से हर रात अलग अलग कमरे में सोता था, क्योंकि उसको अपने ही दुश्मनों से बहुत डर था। उसके अपने सेना में ही कौन दुश्मन थे यह भी उसको शक था। तो वो अपने किस कमरे में होते थे उसके सिवाय, स्टालिन के सिवाय कोई नहीं जानता था। उसने कहा आज रात ठीक 12 बजे तुम मेरे कमरे में पहुंच जाओ। उल्फ मैसिन जैसे ही रात के 12 बजे वो स्टालिन के सामने हाजिर हो गया। स्टालिन तो उठ के कपने लगे और पूछा कि तुमने ये कैसे किया। उसने कहा हुजूर मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपके सैनिकों के पहले घेरे के पास गया और मैंने कहा कि मैं बेड़िया हूं। बेड़िया रूस के राजा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पोजीशन होती थी, और उसने सबों की धारणा बदल दी। लोगों को वो बेड़िया देखने लगा और उसने कहा तेरे ही सैनिक ने मुझे अलग अलग तरीके से यहां पहुंचा दिए। और उसके बाद स्टालिन ने ना केवल उल्फ मैसिन की बातों को माना, रसिया की पूरी फिलॉसफी बदल गई। कहते हैं जब आपके जीवन में ऐसी कोई घटनाएं होती हैं जो आपकी पूरी बिलीव के परे हो, तो इससे आपकी जीवन की पूरी फिलॉसफी बदल सकती है। इससे पहले स्टालिन इसलिए मरवा देते थे क्योंकि वो जिस फिलॉसफी को पढ़ा था और जिस फिलॉसफी पे वो पूरे देश पे शासन कर रहा था, उल्फ मैसिन के प्रयोग ने उसकी फिलॉसफी को चुनौती दे रहे थे। और कहते हैं कि जब कोई किसी धर्म या किसी फिलॉसफी को चुनौती दे तो वो करोड़ों लोगों का दुश्मन हो जाता है, लेकिन उल्फ मैसिन उस फिलॉसफी को चुनौती दे रहा था। लगभग पिछले 19वें दशक में 50 वर्षों तक रसिया में केवल उल्फ मैसिन पहले व्यक्ति थे जिसको स्वतंत्र रूप से घूमने की इजाजत दी गई, और इसके बाद स्टालिन ने कभी भी ऐसे लोगों की हत्या नहीं करी। हिटलर के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो कहते हैं कि हिटलर को सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रभावित किया था वो उल्फ मैसिन था। उल्फ मैसिन वो व्यक्ति थे जिससे महात्मा गांधी बहुत प्रभावित थे। उल्फ मैसिन वो व्यक्ति थे जिस पे हिटलर बहुत प्रभावित था। उल्फ मैसिन वो व्यक्ति थे जिस पे स्टालिन बहुत प्रभावित था। और स्टालिन ने फिर अपने वैज्ञानिकों को आदेश दिया कि आप उल्फ मैसिन के ब्रेन पे रिसर्च करें। कई वर्षों तक उल्फ मैसिन के ब्रेन पे रिसर्च किया गया। कई बार तो ऐसी घटनाएं हुई कि रसिया में कई वर्षों तक उल्फ मैसिन जब रास्ते पे चलते थे
तो वो अपनी विचारों की प्रभाव से किसी के भी गले में खुजली करवा देते थे, खुजली। और उसके बाद वो इंसान जो चलता रहता था वो पीछे खुजली करने लगता था, खुजली करने लगता था। और रसिया में ये घटनाएं इतनी फेमस हो गई कि कई लोगों के गले में खुजली होने से पहले वो पीछे घूम के देखते थे कहीं उल्फ मैसिन तो नहीं आ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, जब उल्फ मैसिन की माइंड को रिसर्च किया गया तो वहां से जो चीजें निकली टेलीपैथी की, वो ये निकली कि साइंस ने कहा कि धारणाओं को प्रभावित करने की अब तक की सबसे बड़ी शक्ति जो डेवलप करी वो उल्फ मैसिन ने करी। और उल्फ मैसिन की ब्रेन की रिसर्च ये बताती है कि अगर इस तरीके से धारणाओं को प्रभावित किए जाने की शक्ति बढ़ती रही तो ये दुनिया के सबसे अल्टीमेट और अंतिम वेपन्स होंगे जिस पे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी युद्ध लड़ी जाएगी। क्योंकि अगर आप अपनी थॉट विचारों से अगर किसी चीज को इन्फ्लुएंस और प्रभावित कर सकते हैं तो साइंस का मानना है कि जो अणु बम लेके लड़ने निकलते हैं उसकी धारणाएं प्रभावित होते ही वो अपनी शरीर पे दे मारे, उसे दुश्मन को मारने की क्या जरूरत। जब बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर से और जब बड़े बड़े प्लेन से जब परमाणु बम दागने जाते हैं उसे दुश्मनों की क्या जरूरत, उस पायलट के धारणे बदल दो और वो परमाणु बम अपनी ही कंट्री पे जाके गिरा दे। तो साइंस ने कहा कि इस दुनिया की जो अल्टीमेट वेपन्स होगी जिससे सबसे अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा इस पृथ्वी के खत्म होने के लिए, वो अल्टीमेट वेपन्स होगा धारणाओं को प्रभावित करना। माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब आज आप समझ पा रहे होंगे कि एक इंसान के विचारों में कितनी पावर होती है। और अगर हमें एनर्जी को प्रयोग करना आ गया, सिंपल समझते हैं, किस दुनिया में हम सब कनेक्टेड हैं, हम कुछ नहीं, वी आर नथिंग बट एनर्जी एंड वी ऑल आर वन, हम सब एक हैं। दैट मीन्स यू डू अफेक्ट मी, आप मुझे प्रभावित कर सकते हो, एंड व्हाट आई डू अफेक्ट यू, मैं आपको प्रभावित कर सकता हूं। क्या आपने नहीं सुना कि आज भी कई सारे ग्रामीण इलाकों में कई व्यक्ति की हत्या केवल इसलिए कर दी जाती है वो अपनी ऊर्जा से किसी के मौत के घाट तक किसी को उतार देता है। क्या आपने ऐसे घटनाएं नहीं सुनी? वो केवल अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे लोगों के मौत के घाट उतार देते हैं। क्या आपने नहीं सुना? पुराने समय में बहुत से जंगली लोग की धारणाएं इतनी ज्यादा पावरफुल हुई, वो अपनी ऊर्जा से बड़े बड़े पेड़ पौधों को सुखा देते थे। क्या आपने नहीं सुना? इसका मतलब हम सब में वो ऊर्जा है और हम इस ऊर्जा से इस पृथ्वी की किसी भी ऊर्जा को अल्टर कर सकते हैं, मीन्स अल्टर कर सकते हैं। अगर आप पूछें कि आप में और सिद्धार्थ सर में क्या अंतर है तो मैं कहूंगा कि सिद्धार्थ सर शायद आपसे लाखों गुना ज्यादा ऊर्जा को प्रभावित करना जानते हैं, यही अंतर है। आप पूछेंगे आप में और मुझ में क्या अंतर है तो शायद मैं आपसे कुछ गुना ज्यादा ऊर्जा को प्रभावित करना जानता हूं, बस यही अंतर है। कहेंगे आप में और सफल लोगों में क्या अंतर है, बस कुछ गुना वो आपसे ज्यादा ऊर्जाओं को प्रभावित कर सकते, बस यही अंतर है। और माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में सबसे पावरफुल कौन होगा और कौन रहेगा, जो सबसे ज्यादा उस एनर्जी को इन्फ्लुएंस करना सीखेगा वही इस दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति बनेगा। अब आप देखिए, क्या आज जो आप सीख रहे हैं क्या ये कमाल की बातें नहीं है? इट्स ऑल एनर्जी, वी आर कनेक्टेड, ये सब ऊर्जा है और हम सब कनेक्टेड हैं। सो क्लीन द एनर्जी पाथवे and you can have, do or be anything you want। कहते उस ऊर्जाओं को क्लियर करें जो उस रास्ते पे है, जिस रास्ते पे हमें वो सब मिलेगा जो हम पाना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं। उन रास्ते पे ध्यान से सुनो, एम्बियंस ध्यान से सुनो,
आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं उस रास्ते पे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो आप होना चाहते, जो आप बनना चाहते। बट उस रास्ते पे प्राप्त करने का ग्लोबल नियम यह है कि यू हैव टू क्लीन द एनर्जी ऑन दैट पाथवे। उस रास्ते की ऊर्जा को क्लीन करनी पड़ेगी, साफ करना पड़ेगा, साफ खत्म करना पड़ेगा, डिजॉल्व करना पड़ेगा। यानी आप सक्सेस के जिस रास्ते पे चीजों को हासिल करना चाहते हैं, उस रास्ते पे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उससे एक एक करके ढूंढ ढूंढ के आपको उसे क्लीन करना पड़ेगा। और जो अपनी ऊर्जा को जितना ज्यादा क्लीन करेगा उसकी एनर्जी उतनी ही मजबूत होगी, और जिसकी ऊर्जा जितनी मजबूत होगी वो उतना ही प्रभावशाली होगा, और जो जितना प्रभावशाली होगा उस रास्ते पे उसको इतना मिलेगा जो वो करना चाहता है, जो वो बनना चाहता है, जो वो पाना चाहता है। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं पहली बार सक्सेस बाय चॉइस को खुद कर रहा था, आई वॉज क्राइंग ऑन दिस स्क्रिप्ट। मैं रो रहा था इस स्क्रिप्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैं पहली बार यूनिवर्स के उस फंडामेंटल को बहुत करीब से समझ रहे थे जो सच में हमारी और हम जैसे खरबों लोगों की, या शायद इस पृथ्वी के हर इंसान की जिंदगी को बदल सकता है। सो इफ यू फील, अगर आप फील करते हैं कि यू हैव क्लीन एनर्जी सर्किट, कि आपने अपनी एनर्जी को क्लीन कर लिया है, एंड फ्री फ्रॉम द पास्ट, और अपने पास्ट से आप यानी अपने भूतकाल से मुक्त हो गए, एंड इट यू आर नॉट मेकिंग मनी, आप फिर भी पैसे नहीं कमा रहे और कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपने अभी तक अपनी ऊर्जाओं को क्लीन नहीं किया है। माय डियर फ्रेंड्स, ग्लोबल रूल कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपने उस ऊर्जाओं को क्लीन कर लिया है जो नकारात्मक ऊर्जा थे, और आपके सकारात्मक उस लक्ष्य के दिशा में आपकी रुकावटें बन रही थी, उसको मैंने क्लीन कर लिया है। लेकिन ग्लोबल रूल कहता है कि अगर आप फिर भी पैसे नहीं बना रहे हो, अगर आप फिर भी वो चीज नहीं पा रहे हो जो आप पाना चाहते हो, आप वो नहीं बन रहे हो जो बनना चाहते हो, और आपसे वो नहीं हो रहा जो आप करना चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि अभी भी आपने उस ऊर्जा को क्लीन नहीं किया है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं यू कुड बी 90 years old and still recreating painful experience because of the core of belief you accepted when you were 6। कहते हैं हो सकता है आप 90 साल के हो जाएं और स्टिल जीवन में बहुत से दर्द आपके हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी भी आप 6 साल की उम्र में जो घटना घटी थी उसको पकड़ के रखे हैं, और वो घटना अब भी आपकी जीवन पे पेन यानी दर्द दे रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर पे कंट्रोल लेने का सबसे बड़ा ग्लोबल रूल है पास्ट की सभी पेनफुल मेमोरी से मुक्त होना। अगेन आई एम रिपीटिंग द गोल्डन लाइन, फ्यूचर पे कंट्रोल लेने की सबसे बड़ी ग्लोबल रूल्स ये है कि पास्ट के सभी पेनफुल एक्सपीरियंस पे कंट्रोल लेना, यानी उसको डिसॉल्व करना, उसको खत्म करना। यानी जब तक आप अपनी पास्ट की किसी भी पेनफुल उन इवेंट में प्लग इन रहेंगे, ग्लोबल रूल ये कहता है कि आप फ्यूचर पे कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कहते हैं पीपल आर स्टार्विंग टू लर्न हाउ टू फाइंड पीस। लोग भूखे पड़े हैं सीखने के लिए कि शांति कैसे ढूंढी जाए। बट दे कीप लुकिंग आउटसाइड, बट वो कहां देख रहे हैं? वो बाहर देख रहे हैं, ऑफ देम सेल्फ एंड ब्लेमिंग पीपल्स एंड सर्कमस्टांसेस फॉर हाउ दे फील। दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क। कहते हैं लोग भूखे पड़े हैं ये सीखने के लिए कि जीवन में शांति कैसे आए, लेकिन अपने जीवन में शांति पाने के लिए वो बाहर की दुनिया देख रहे हैं, और फिर वो किसी भी घटनाओं के लिए लोगों को ब्लेम कर रहे हैं। कहते हैं लाइफ ऐसे काम नहीं करती।
क्या आप अपने जॉब के लिए बॉस को ब्लेम कर रहे हैं? क्या इस बिजनेस वेस्टीज में अपनी असफलताओं के लिए डाउनलाइन और अपलाइन को ब्लेम कर रहे हैं? आपके जीवन और रिलेशनशिप में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हैं। वो केवल आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बाहर की दुनिया देख रहे हैं और जीवन बाहर देखने से नहीं चलती। अब देखिए, हम शांति ढूंढने के लिए ना जाने कितने प्रेयर्स करते हैं, ना जाने कितने प्रेयर्स में शामिल होते हैं, ना जाने जीवन में कितने सत्संग जाते हैं, कितनी स्पिरिचुअल इवेंट अटेंड करते, लेकिन फिर भी जीवन में अभाव शांति की होती है क्योंकि हम उसे बाहर ढूंढते हैं और ग्लोबल रूल कहता वो बाहर है ही नहीं। एक बार एक इंसान अपने घर के अंदर पहुंचता है और तभी उसके हाथ में उसकी जो कार की की होती, वो कार की की उसके हाथ से गिर जाती और उस वक्त उसके घर की लाइट चली जाती। घर की लाइट चली गई, कार की घर में गुम गई। वो लाइट चली गई, वो कार की ढूंढ रहा। कुछ देर तक उसको घर के अंदर कार की ढूंढने के बाद कार की नहीं मिली। जब उसको कार की नहीं मिलती है तभी उसको अचानक उसकी खिड़की पे उसकी नजर जाती है और उसको लगता है ओ माय गॉड, बाहर स्ट्रीट लाइट चालू है। और उसने कहा जब लाइट बाहर है तो अंधेरे में चाबी ढूंढने से क्या फायदा। वो तुरंत घर के बाहर निकलता, वो अपने स्ट्रीट पे चला जाता और स्ट्रीट पे उसको कार की याद आ जाती है। वो स्ट्रीट पे कार की ढूंढ रहा और बहुत देर तक उसको एक पड़ोसी मिलते हैं और कहते हैं तुम कुछ ढूंढ रहे हो। उसने कहा था हाँ, मेरी कार की गुम हो गई, मैं कार की को ढूंढ रहा हूं और वो कार की को, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? जैसी आपकी इच्छा। और फिर दोनों मिलकर कार की ढूंढने लगते हैं। काफी देर तक कार की नहीं मिलती और उसका दोस्त उससे पूछता है तुम्हारी कार की एग्जैक्टली कहां पे गुमी थी? वो कहता वो तो घर के अंदर गुमी थी। वो कहता तुम पागल तो नहीं हो गए हो, कार की तुम्हारी घर के अंदर गुमी है और तुम उसे स्ट्रीट लाइट के पास यानी इस बाहर ढूंढ रहे हो। उसने कहा जब घर के अंदर अंधेरा है तो कार की ढूंढ के क्या फायदा। हमारी जिंदगी में हम ऐसे ही प्रॉब्लम्स हमारे अंदर होती है और समाधान हम उसका बाहर ढूंढते हैं। जिंदगी ऐसे नहीं चलती। माय डियर फ्रेंड्स, सो कहते हैं इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड यू हैव टू चेंज योर वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आप दुनिया बदलना चाहते हो ना तो आपको पहले अपनी दुनिया बदलनी पड़ेगी। लाइफ ऐसे काम नहीं करती है। कहते हैं इन वैन डायर बुक्स, वैन डायर की एक किताब है मैनिफेस्ट योर डेस्टिनी। कहते हैं ही से इफ यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग व्हाट यू वांट, बहुत गहरी लाइन है दोस्त। कहते अगर आप वो चीज नहीं बना पा रहे हो जो आप बनाना चाहते हो, देयर्स प्रोबेबली इज एन एब्सेंस ऑफ लव समवेयर इन योर इनर वर्ल्ड। आपको पता है जब पहली बार मैं इस लाइन को सुना था तो मेरे को बहुत कंट्राडिक्ट किया था, बट मैंने इस पूरी किताब को ही पढ़ डाली। ऐसे मैंने उन सैकड़ों नहीं हजारों किताबों को मैंने फिजिकल डिजिटल पढ़ा है, ऐसे नहीं पढ़ा है। मैं आपके सामने ऐसी कोई सेंटेंस नहीं बोलता। किताब मेरी मित्र है और उसके साथ हमारा गहरा नाता है। मैंने जब इस पूरी पुस्तक को पढ़ा तो इस पूरी मोटी सी पुस्तक को पढ़ने के बाद समझ में आया कि इस पृथ्वी पे आप अगर वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, इसका मतलब आपके इनर वर्ल्ड में लव की एब्सेंस है। माय डियर फ्रेंड्स, है ना ये हिलाने वाली बात? क्या मेरे इस एक लाइन से आपको ये बातें समझ में आ गई? शायद नहीं। शायद आप में से कुछ लोग हाँ कहेंगे क्योंकि आप मेरी हर बात को बिलीव करते हो और आपको लगता है कि मैं रिसर्च के साथ बातों को बोलता हूं। लेकिन जिस दिन आपको इन सिद्धांतों पे यकीन हो जाएगा, आप अंदर से हिल जाओगे। इस पृथ्वी के सारे सफलतम लोग, इस पृथ्वी के सारे सफलतम लोग इतने झुके हुए क्यों होते हैं? Because they know the power of love. My dear friends,
बैन डायर की इस एक लाइन ने मुझे हिला के रख दी। कहते हैं इफ यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग, अगर आप वो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे जो आप चाहते हैं, देयर प्रोबेबली इज एन एब्सेंस ऑफ लव समवेयर इन योर इनर वर्ल्ड, आपके अंदर की दुनिया में प्यार की एब्सेंस है। कहते हैं दैट्स अनदर वे ऑफ डिस्कवरी, इसको खोजने का एक दूसरा रास्ता ये है कि व्हेन यू मे नॉट बी क्लियर इनसाइड, जब आप अपने अंदर क्लियर नहीं है, सो थिंक ऑफ हाउ यू फील अबाउट द पीपल इन्वॉल्व इन व्हाट यू वांट टू बी क्रिएट। बहुत बड़ी लाइन है। कहते हैं अगर आप डिस्कवर करना चाहते हैं कि सच में लव की एब्सेंस है या नहीं, तो अपने आप से पूछिए कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसमें इन्वॉल्व कौन है। सो इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट योर, आप रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसमें इन्वॉल्व कौन है, और उसकी याद आते ही अगर माइंड पे नेगेटिव सिग्नल आती है, मीन्स यू आर नॉट क्लियर फ्रॉम इनसाइड। अगर आप एस्पेक्ट सक्सेस वेस्टीज में कर रहे हो तो देखिए उन सक्सेस में इन्वॉल्व कौन है, उसके आपके ब्रेन पे उसके चेहरे आते ही अगर उसमें कुछ नेगेटिव्स आपको मिल रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट क्लियर फ्रॉम इनसाइड। आप जिस जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, देखिए उसमें इन्वॉल्व कौन है, अगर उसके पिक्चर आते ही आपके ब्रेन पे नेगेटिव सिग्नल्स आते हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट क्लियर फ्रॉम इनसाइड, आप नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है। यूं ही सक्सेस बाय चॉइस को बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं माना जाता है। सक्सेस बाय चॉइस तो अपने तरीके से ग्लोबल रूल्स ही सिखा रही है कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई यू आर क्लियर और क्लियर नॉट। कहते जिंदगी में जो मैनिफेस्ट करना चाहते नहीं मिल रहा है ना, नो प्रॉब्लम, बैठो अपने आप से सवाल पूछो कि उसमें इन्वॉल्व कौन है, और जैसे ही जो इन्वॉल्व है उसके चेहरे आते हैं, अगर ब्रेन उस व्यक्ति के बारे में नेगेटिव सिग्नल दे रहा है, मीन्स यू आर नॉट क्लियर फ्रॉम इनसाइड, आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, जिस टीम को लेकर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, पूछिए अपने आप से कि उस टीम में इन्वॉल्व कौन है जिसको लेके आप सफल होना चाह रहे हो। इफ यू आर गेटिंग नेगेटिव सिग्नल, दैट मीन्स यू आर नॉट क्लियर फ्रॉम इनसाइड फॉर योर मैनिफेस्टेशन। आप मैनिफेस्टेशन के लिए क्लियर है ही नहीं, मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल कहां से होंगी। Why I am telling to all of you, create your 6 front line। क्यों कहता हूं, जब आप 1 लाख रुपए को सोचते हैं, आपको लगता है आपके पास पर्याप्त नेटवर्क नहीं है, यू आर नॉट क्लियर फ्रॉम इनसाइड टू मैनिफेस्ट 1 लाख रुपीज पर मंथ, आप नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हैं तो आपको अपने 6 लाइन को बैलेंस करना ही पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस, करना ही पड़ेगा। आपके पास चॉइस नहीं है, सर कल कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, आप नहीं कर सकते। यू हैव टू क्लियर, आपको क्लियर होना पड़ेगा इनसाइड से। लेकिन आप बुरा मत माने, एज ए मेंटोर आज मैं आपको क्लियर भी करूंगा इनसाइड से, मैं तरीके भी सिखाऊंगा क्लियर करने के इनसाइड से, और कसम से ऐसे तरीके सिखाऊंगा। मैंने कहा ना, अगर 180 दिनों तक आप उस पर अमल कर लिए तो आप केवल जीवन नहीं, जेनरेशन को बदल डालेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सो क्या तरीका है? कहते हैं फॉरगिवनेस इज द बेस्ट वे। दुनिया के सारे रिसर्च एक ही और इशारा करते हैं कि अगर आप किसी को माफ करना सीखते हो, वो सबसे बेस्ट रास्ता है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत दिन पहले मैंने ट्रेनिंग में एक लाइन कही थी, और इस लाइन के सैकड़ों सुने हुए लोगों ने मेरे को बरसों तक कहता रहा कि सर ये कमाल की लाइन कही थी, मैं आज भी नहीं भूल पा रहा हूं, कि दरअसल जब आप किसी को क्षमा करते हैं तब आप खुद को क्षमा करते हैं। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तब आप खुद को क्षमा करते हैं। आप सोच के देखिए कि किसी एक व्यक्ति ने, जिसने आपके जीवन में आपकी आइडेंटिटी को ठेस पहुंचाया है, और आप पिछले 5 सालों से उसे अपने हृदय पे पकड़ के रखे,
तो आप उस व्यक्ति से जिससे बदला लेना चाहते हैं, उस व्यक्ति की इंसिडेंट को आपने कहां पे पकड़ के रखा है? अपने हृदय पे पकड़ के रखा है। यानी जिस दिन आप उस व्यक्ति को क्षमा करेंगे, आपने हृदय पे जो पकड़ के रखा है इसे रिलीज करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो जब आप उसे क्षमा करते हैं तब दरअसल आप खुद को क्षमा करते। 5 साल से तो आप अपनी स्पिरिट को पेन दे रहे थे, आप उसको पेन नहीं दे रहे थे। कई लोग तो जीवन के 50-50 सालों तक कहते मैं इसको माफ नहीं करूंगा, उसको माफ नहीं करूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। वो सब खुश जी रहा है, वो इंसान बर्बाद हो जाता, क्योंकि उन सब को वो खुद पे पकड़ रखता है। जब आप उसे खुद पे पकड़ रखते हो, आप इनसाइड क्लियर नहीं हो, एंड यू कांट मैनिफेस्ट एनीथिंग व्हाट यू वांट। आप वो कुछ भी नहीं पा सकते जो पाना चाहते, बिकॉज योर एनर्जी इज प्लग इन नेगेटिव इंसिडेंट। आपकी ऊर्जा कहां वेस्ट हो रही है? उस नकारात्मक इंसिडेंट में वेस्ट हो रहा है, और आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सो सबसे बेस्ट वे क्या है? फॉरगिवनेस, किसी को माफ कर देना सबसे बेस्ट वे है। सो आई नो फॉर गेटिंग क्लियर बाय योर सेल्फ, मैं जानता हूं कि गेटिंग क्लियर यानी खुद से क्षमा अगर आप खुद को करते हैं, एंड द बेस्ट वे टू बिकम फॉरगिवनेस इज टू फील ग्रैटिट्यूड। सबसे बेस्ट वे क्या है? कि आप हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करें उसके बारे में। आई विल टॉक मोर अबाउट ग्रैटिट्यूड ए लिटिल लेटर। मैं इसके बारे में ना थोड़ी देर बाद आपसे और बात करूंगा कि ग्रैटिट्यूड की पावर क्या है। बट फॉर नाउ, अभी के लिए नो दैट आपको जानना क्या है। कहते हैं इफ यू फोकस ऑन व्हाट यू लाइक अबाउट पीपल, जब आप ये फोकस करते हैं ना कि आप उस इंसान की कौन सी चीज पसंद करते हैं, यू विल फील ग्रेटफुल। आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाएंगे, ग्रेटफुल फील करेंगे, एंड देन यू विल बिगिन टू फॉरगिव। आप शुरुआत करेंगे उसको क्षमा करने की, एंड यू विल गेट क्लियर। कहते हैं ग्रेटिट्यूड, इसके बारे में तो मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि मुझे किसी को क्षमा करना है, और उस इंसान के उन चीजों के बारे में सोचते हो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, तो वहां से आप उस इंसान को क्षमा करने की पहली शुरुआत कर सकते हैं। पहली शुरुआत। अब देखिए अक्सर रिलेशनशिप में क्या होता है कि काफी सारी गुड इंसिडेंट भी होती हैं और बैड भी होती हैं। गुड वाले को हम भूल जाते हैं और बैड वाले को हम हृदय पे पकड़ के जकड़ लेते हैं। लेकिन ग्रेटफुल अगर आप फील करेंगे, आप उस इंसान के ग्रेटनेस के लिए ग्रेटफुल होइए, क्योंकि उनने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा भी किया है। और ये पहला तरीका है ग्रेटफुल होना। जब आप किसी इंसान को फॉरगिव कर सकते, आप उसको क्षमा कर सकते हैं। दोस्त, मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं, आज की सीखी हुई चीज को अगर उस सुप्रीम लॉर्ड को प्रेयर करते हुए संकल्प लेते हैं कि अगले 180 दिन तक टूटने नहीं देंगे, आप अगले 180 दिन तक करते रहेंगे। 180 दिन तक जब भी इसके बीच कोई भी यूनिवर्स की बुरी शक्ति रसिस्ट करने की कोशिश करेगी, आपकी किसी तरह की परीक्षाएं आपके अंदर होगी और वो इसको तोड़ना चाहेगा, आप तुरंत अपने मेमोरी के पैटर्न पे आ जाएंगे और उस गॉड को थैंक यू बोलेंगे, आप मुझे पावर दे, मैं इसे टूटने नहीं देना चाहता। अगले 180 दिनों तक आप इसे बना के रखेंगे। आप केवल जीवन नहीं, जेनरेशन बदल देंगे। आइए हम कुछ लाइन और आगे समझते हैं। कहते हैं बी क्लियर, लेट एनीथिंग ब्लॉक योर एनर्जी। बी क्लियर एंड फ्री, डोंट लेट एनीथिंग ब्लॉक योर एनर्जी। खुद को क्लियर करें, खुद को मुक्त करिए, उन सभी चीजों को जाने दीजिए जो आपकी ऊर्जाओं को ब्लॉक कर रहा है। जाने दीजिए। आज तक जिस इंसान ने जो कुछ किया, आपने आज प्रॉमिस किया है, जाने दीजिए। वो कोई भी हो सकते हैं, जिसे आप जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन माने हुए थे आज तक,
जाने दीजिए। आज आप एक ऐसे मेंटल स्टेट में होंगे कि थैंक यू लॉर्ड टू फील फ्री माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी से उन सभी लोगों को आजाद करता हूं जिसको आज तक मैंने पकड़ के रखा है। माय डियर फ्रेंड्स, नहीं होता है, आज होगा। आई विल टीच यू। कैसे होगा वो भी सिखाऊंगा। सो क्या तरीका है? दो तरीका है जिसे आज हम सीखने वाले हैं। पहला, राइट एंड बर्न मेथड। आपको आज उस व्यक्ति के बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में लिखना है। कैसे लिखना है वो भी सिखाऊंगा, और उसे जलाना है। और दूसरा है स्क्रिप्ट मेथड, यानी उस व्यक्ति के बारे में कुछ स्क्रिप्ट लिखनी है। सो हम आपको अगले कुछ देर में एक स्क्रिप्ट देंगे। पहले समझते हैं कि एक पावरफुल टूल्स है जो साधारण तरीके से और बहुत आसानी से ये आपके अंदर उन चीजों को डिसमिस करेगा। सो ऑल यू आर आस्क्ड टू डू इज से ए कपल पैराग्राफ और वर्ड। आप सभी लोग कुछ शब्दों के पैराग्राफ हैं जिसको आप बोलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या है और वो क्या कर सकता है? मतलब स्क्रिप्ट मेथड क्या है? कुछ पैराग्राफ है जो आप बोलेंगे, फिर आप उसे लिखेंगे। इसे कहते हैं स्क्रिप्ट मेथड। तो आज हम दो तरीके को सीखेंगे। पहला राइट एंड बर्न, फिर आज हमसे करने वाले भी हैं। और फिर अगेन आज कोई लीव मत करना, मीटिंग मत छोड़ना। 9:30 से 9:40 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने क्या कहा, जीवन की बहुत अद्भुत चीज़ों को यहाँ पे करने वाले हैं। 9:50 हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस मीटिंग को छोड़ के मत जाना कि लेट हो रहा है। अगर आपकी डेटा पैक ख़त्म हो रही हो, अभी रिचार्ज उसमें डाल दीजिएगा ताकि आपको ये मीटिंग छोड़ना ना पड़े। मैं कोशिश करूँगा जितना कम समय में कर सकता हूँ करूँ। कहते हैं एट व्हाट द स्क्रिप्ट डज इज, क्या स्क्रिप्ट करेगा आपके साथ? रीप्रोग्राम योर बेसिक डीएनए। आपका जो बेसिक डीएनए है ना, उस डीएनए स्ट्रक्चर को रीप्रोग्राम कर देगा। कहते इट स्पीक्स टू योर स्पिरिट। यह आपकी स्पिरिट से बात करेगा। आस्क इट, उससे पूछेगा टू हेल्प, मदद करने के लिए, टू गेट क्लियर होने के लिए ऑन द मोस्ट फंडामेंटल लेवल ऑफ यू बीइंग्स। बहुत सारे फंडामेंटल लेवल पे जो आपके अंदर है उसको खत्म करने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, कुछ चीजों को यहां से आपको हमें समझनी है, कुछ चीजों को अपने मन में दोहराना है, कुछ चीजों को यहां से समझ के आपको स्क्रिप्ट करके लिखना है। माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम कोशिश करते हैं पहले उसे समझने की, फिर उसे करने की। और क्या है वो स्क्रिप्ट? सबसे पहले स्क्रिप्ट के अंदर हम समझेंगे, हम उस लॉर्ड से प्रेयर करेंगे कि प्लीज मेरे अंदर जो नेगेटिव फीलिंग्स करने की मेरी भावना है, मेरा मूल विचार है, उसका पता लगाएं। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसे मेरे साथ करें। करने के लिए आप सबसे पहले अपने कंधे को सीधे करें। सभी लोग अपने अपने कंधे को सीधे करें। गहरी सांस लेते हुए रिलैक्स हो जाएं। 3, 4, 5 बार पहले आंखों को बंद कर लें। आंखों को बंद करके गहरी सांस लें। 3, 4 बार अपने सांसों को अंदर खींचें, बाहर छोड़ें और खुद को रिलैक्स फील करें। और आप सब अपने उस सुप्रीम गॉड को ध्यान करें। उन अल्लाह, जीसस, परमेश्वर, आप जिस भी ईश्वर की पूजा करते हैं, आप उनके सामने प्रेयर के मुद्रा में जाएं और उनसे प्रेयर करें।
हे परमेश्वर, मुझे नकारात्मक महसूस करने वाली मेरी भावना, मेरे विचारों के मूल का पता लगाएं। आप ऐसा कहें, हे परमेश्वर, मुझे नकारात्मक महसूस करने वाली मेरी भावना, मेरे विचारों का मूल का पता लगाएं। और अब आप उन सभी इंसिडेंट और भावनाओं पे नजर डालें जो आपके पास्ट में हुआ है, और एक एक करके अपने दिमाग के अंदर ढूंढें जो बचपन से लेके आज तक आपको याद आ रहा है। उन दर्दों को आपने पकड़ के रखा है, और कहीं ना कहीं वो आपके जीवन और सफलता के मार्ग में रुकावटें हैं। वो दर्द जो आपके रिश्तों में है, वो दर्द जो आपकी सफलताओं में है, वो दर्द जो आपके परिवार में है, वो दर्द जो इस संसार में है, वो दर्द जो आपके ऑफिसों से मिला है, वो दर्द जो आपके किसी भी जगह से आपके अंदर एक सोर्स बन के बैठा है। आप एक एक करके अपने ब्रेन पे उन सारी इंसिडेंट को पता करें। अपने अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पे जाएं, हर एक लेयर्स, हर एक एरिया को टच करें, उन चीजों के मूल तक, जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। ईश्वर की सच्चाई और प्रेयर के साथ इसका पूरी तरह से खोजबीन करें। एक एक उस इंसिडेंट को ढूंढ के निकालें। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। उन सभी इंसिडेंट जो आपके मस्तिष्क के किसी भी लेयर पे फ्लश आउट किया, आप उसे इस वक्त फटाफट फटाफट अपनी डायरी पे लिख दें। बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से आप उसे अपनी डायरी पे लिख दें। 1, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। जो भी आपको याद आ रहा है बस आप उसे लिखते चले जाएं। अगर आप इस क्रिया को, चूंकि प्रोग्राम खत्म होने के बाद डिटेल्स में करनी है, तो आप कुछ लाइन्स के शब्द लिख सकते हैं और फिर 2 नंबर पे आए, 3 नंबर पे आए, ताकि जब ये मीटिंग खत्म हो तो आप इसे कंप्लीट उस सेंटेंस को मेमोराइज करके पूरी स्क्रिप्ट ही लिख डालें।
होप सो आपने लिख लिया होगा, एंड अगर कुछ रह गए होंगे तो हम उसे और डिटेल्स में लिख लेंगे। फिलहाल हम इस अपने प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं, और मैं चाहूँगा कि फिर से आप सब कंधे सीधे करके बैठें, आंखों को उसी तरीके से फिर से बंद कर लें। सभी लोग बॉडी को पूरी तरह से फ्री रहने दीजिए, आंखों को बंद रखें, बिल्कुल शांत हो जाएं, कॉपी कलम को छोड़ दें। आप थोड़ी देर बाद फिर लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे छोड़ दें। आंखों को बंद रखें। कहते हैं ईश्वर की इच्छा के अनुसार आपके हर एक ब्रेन के स्ट्रक्चर पे जिस घटनाओं को आपने पकड़ा, उस प्रत्येक घटनाओं को ठीक करते हुए अब आप अपने समय पे आगे बढ़ें। ईश्वर से कहें, जब तक मैं वर्तमान में नहीं हूं, वर्तमान में नहीं हूं का मतलब अगर मैं ओल्ड इवेंट से प्लग इन हूं तो मैं तो वर्तमान में हूं ही नहीं, मैं तो पास्ट में हूं। तो आप प्रार्थना करें कि जब तक मैं वर्तमान में नहीं हूं, मैं प्रकाश और सच्चाई से भरा हुआ हूं। आप मेरे साथ दोहराएं, हे ईश्वर, शांति के लिए, प्रेम के लिए, मेरी गलत धारणा के लिए मुझे क्षमा करें। हे ईश्वर, प्रत्येक व्यक्ति को क्षमा करें, प्रत्येक इंसिडेंट परिस्थिति को क्षमा करें जिसने मेरी भावना में और जिसने मेरे विचारों में योगदान दिया। आंखों को बंद रखें, गहरी सांस लें। सभी लोग गहरी सांस लें, परमेश्वर को याद करें, उन गॉड को अपने सामने फील करें। अपने बंद आंखों के सामने आप अपने ब्रेन के फ्रंटल लोब पे, अपनी थर्ड आई पे फील करें, और उस परमेश्वर से कहें कि संपूर्ण क्षमा, संपूर्ण क्षमा और बिना शर्त, प्यार के साथ, संपूर्ण क्षमा बिना शर्त। बिना शर्त का मतलब कि कई लोग जीवन में कहते हैं कि इन शर्त पे मैं इसको क्षमा करूंगा, कोई शर्त नहीं है। संपूर्ण क्षमा, कंप्लीट फॉरगिवनेस विदाउट कंडीशन एंड विथ लव। तो आप ऐसे कहें, हे परमेश्वर, संपूर्ण क्षमा के साथ, बिना किसी कंडीशन के, संपूर्ण प्यार से मैं अपने डीएनए से पुरानी बातों को मिटाता हूं, उसको छोड़ता हूं, उसको जाने देता हूं, और फिर मैं महसूस करता हूं, और आप महसूस करें कि उन सारी पास्ट की फीलिंग्स को रिलीज करने के बाद आप कितने हैप्पी फील कर रहे हैं, क्योंकि आप पास्ट को रिलीज कर चुके हैं। अपने अंदर पूरी शांति का अनुभव करें, जैसे आपके अंदर की सारी पास्ट खत्म हो चुकी है और आपने उन सब को माफ कर दिया है। मैं हर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक समस्या और पुरानी भावना के आधार पे अनुचित व्यवहार को जल्दी से मैं मेरे अंदर से गायब कर रहा हूं। उन परमेश्वर को कहें, मेरी सहायता करने के लिए, मेरी रचना का माप प्राप्त करने में मेरी सहायता करने के लिए, मेरे अंदर से उन सारे विचारों को गायब करने के लिए,
मुझ में उन सभी लोगों की क्षमा करने की शक्ति देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी उस स्पिरिट को, जो आपकी आत्मा है, उसे कहें कि आपके ऊपर से वो सारी पुरानी विचारों को बाहर करने के लिए, जो मैंने अब तक आपको देके रखा था, और आपने उन विचारों को अपने अंदर से रिलीज किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी स्पिरिट को थैंक यू बोलें। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट। अपनी आत्मा को कहें, मैं आपसे प्यार करता हूं। आप कहें अपनी स्पिरिट से, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, और मैं आगे कोशिश करूंगा कि मैं कोई भी पेन आपको ना दूं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, और मैं जीवन में आगे कभी आपको पेन नहीं दूंगा। मैं उस भगवान की स्तुति करता हूं जिनसे सभी आशीर्वाद प्रवाहित होते हैं। और अब आंखों को धीरे धीरे खोलिए, और जैसा फील अब कर रहे हैं क्षमा करने के बाद, आप उसे अपनी डायरी पे फटाफट लिख डालें। थैंक यू सो मच। होप सो ये आज की आपकी असाइनमेंट रहेगी, और आपको इस असाइनमेंट की पूरी प्रक्रिया को समझना है, और एज पर योर कमिटमेंट, जैसे आज हमने कहा, आपको अपने इस पूरे असाइनमेंट को अगले 180 दिनों तक अपने अंदर फॉलो करते रहना है। माय डियर फ्रेंड्स, अब जब आपने इस स्क्रिप्ट को लिखा है, कहते नाउ इफ यू डोंट बिलीव द स्क्रिप्ट, अगर इसके बावजूद भी आपको इस पे भरोसा नहीं हो रहा हो, या भरोसा नहीं करते हैं कि स्क्रिप्ट आपके लिए काम करेगा, तो कहते हैं आप इसको विश्वास के साथ करें। पहले आप इसको विश्वास के साथ कहें। दूसरे शब्दों में कहते इंसर्ट हेल्प मी रिलीज माई डाउट। आप उस परमेश्वर को कहें कि हेल्प मी रिलीज माई डाउट अबाउट द पावर ऑफ दिस स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट के पावर से आप मेरे उस डाउट को खत्म करें। माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको करना क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको करना क्या है? सबसे पहले कुछ चीजें समझनी।
दोस्तों क्या होता है जब आप अपने जिंदगी में कभी किसी को किसी भी चीज़ों के लिए किसी इंसिडेंट को पकड़ के नहीं रखते हैं, और जब आप हर चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, जब आप हर रोज सुबह ग्रेटिट्यूड करेंगे, आप अगले 180 दिनों तक ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे, आप 180 दिनों तक ग्रेटफुल रहेंगे, कभी भी किसी पे गुस्सा नहीं करेंगे, इन हर सिचुएशंस में आपके साथ कोई भी घटना हो, किसी ने कल आपकी गाड़ी ठोक दिया, आप बिना गुस्सा किए उसे क्षमा करेंगे। अब तक 4 बार मेरी गाड़ी ठुकी है, लेकिन मैंने, जो भी मेरे साथ आप उनसे पूछें, किसी बार भी मैंने मेरी गाड़ी की ठुकाई पे मैंने सामने वाले को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने बहुत डीप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करी। लेकिन 180 दिनों के लिए आप बंधे हैं कि आप हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे। जीवन कितनी भी कठिन परीक्षा ले, आप कभी किसी चीज के लिए ना तो कभी किसी को ब्लेम करेंगे, ना किसी पे गुस्सा करेंगे, और 180 दिन ग्रेटफुल रह के उस समुचित ऊर्जा का अपनी सफलताओं के लिए जीवन के अगले डायरेक्शंस पे इस्तेमाल करेंगे। अब आपको करना यह है कि राइट एंड बर्न मेथड में जो आपने ऊपर उन सारी चीजों को लिखा है, उसे एक सादे पेज पे इस मीटिंग के खत्म होने के बाद उतारेंगे, और उन सारे सादे पेज पे लिखते समय ध्यान से सुनो जो मैंने कहा था। आज आपको करना क्या है, अपने कमरे में बंद हो जाना है जहां शांत हो, उन सारे इंसिडेंट को आपको लिखना है, जिस इमोशन के साथ वो घटनाएं हुई थी उस इमोशन में लिखना है, और उस पेज में लिखने के बाद आपको उस पेज को ऐसे फोल्ड कर लेना है, मोड़ लेना है। आप घर की बालकोनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, घर के किसी बाहरी जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर से बाहर कोई भी एक, आपके घर में लोहे का अगर कढ़ाई हो, कढ़ाई जैसे हर किसी के घर में होता है, उसके अंदर आप सबसे पहले उस परमेश्वर को याद करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे, अपने उस स्पिरिट को धन्यवाद देंगे जो अपने ऊपर से उन चीज़ों को रिलीज कर रहा है। उन परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जो परमेश्वर ने आज आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से शिक्षा दिया है, जो आपको रिलीज करने का तरीका सिखाया है। और पहले परमेश्वर को नमन करते हुए आप उस पेपर को आग के हवाले करेंगे। जब आपका वो पेपर उस कढ़ाई में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोहे की वो होती है और उसके अंदर वो सुरक्षित है, घर के किसी कोने में आप देखेंगे कि उससे और किसी चीज को आग ना लगे। आप उसकी एक वीडियो शूट करेंगे, और उस टाइम पे आप अंदर ये फील कर रहे हैं कि इस पेपर के जलने के साथ साथ वो सारी चीज़ें जो मेरे हार्ट पे थी वो भी जल के ऐसे ख़त्म हो रही है। जब आपकी पेपर पूरी तरह जल जाए, आंख बंद करके परमेश्वर को धन्यवाद देना कि मेरे आत्मा से सारे बोझ को उतारने के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी स्पिरिट, अपनी आत्मा को धन्यवाद देंगे कि आपने मुझे इतना हल्का किया, आपने इन सारे अपने उन विचारों को अपने अंदर से बाहर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप उस जलते हुए पेपर का एक वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो को आप सभी लोगों को आपके वादे के हिसाब से अपनी सक्सेस बाय चॉइस के ग्रुप में पोस्ट करना है आज सोने से पहले। और पोस्ट करने के बाद आपको अपने उस वीडियो के साथ लिखना है कि जब आप अपने स्पिरिट से उन थॉट्स को रिलीज कर रहे थे और जब आप कर चुके तो आपने आज कैसा महसूस किया, आपको कैसी फीलिंग्स आ रही है। उसको रिलीज करने के बाद इनको एक कमेंट के रूप में लिखना। अन्य दिनों की तरह जैसे आप सो जाते हैं, आपकी चॉइस है, आप चाहें तो सो सकते हैं, लेकिन जैसे आपने पहले ही आज अपने उन लॉर्ड से वादा किया है कि आप आज नहीं सोएंगे, आज आप इस प्रक्रिया को करेंगे, इसकी वीडियो बनाएंगे, अपनी उस ग्रैटिट्यूड फीलिंग को ग्रुप में एक्सप्रेस करेंगे कि कैसा लग रहा है, उसको अपने ऊपर से रिलीज करने के बाद उसे आप लिखेंगे और उसके बाद आप सोएंगे।
माय डियर फ्रेंड्स, मैंने 180 दिनों तक आपको ग्रेटफुल रहने के लिए कहा। मैं लगभग अगले 10 मिनट तक और आपके साथ रहूंगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें एक कहानी के माध्यम से आपको सुनाना चाहता हूं। ग्रेटिट्यूड की पावर क्या है, ये अगर आपको जाननी है तो अब से कुछ वर्ष पहले एक घटना हुई दिल्ली के अंदर। इस घटना में एक शख्स हुए जिन शख्स का नाम था कैलाश। उनका पूरा नाम था कैलाश गर्ग। कैलाश गर्ग ने दिल्ली के अंदर, दिल्ली के कनॉट प्लेस, जो कि दिल्ली की एक बहुत फेमस इलाके, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, वहां पे एक रेस्टोरेंट खोला और उस रेस्टोरेंट का नाम उसने रखा गर्ग रेस्टोरेंट। कनॉट प्लेस के अंदर गर्ग रेस्टोरेंट बहुत छोटे से जगह पे था, लेकिन चूंकि वो एरिया बहुत दिल्ली का पॉश माना जाता है और कैलाश उस रेस्टोरेंट में खुद बैठते थे, वो सारे आने वाले कस्टमर से बहुत प्यार से बातें करते थे और देखते ही देखते गर्ग रेस्टोरेंट बहुत चल पड़ा। कैलाश गर्ग थोड़े ही दिन में उस रेस्टोरेंट में अपने सारे कस्टमर्स को प्रभावित करने लगे और कुछ ही वर्षों में वो गर्ग रेस्टोरेंट की अपनी जो छवि थी वो पूरे चारों ओर इलाके में फैल गई। उनकी रेसिपी बहुत अच्छी थी, उनके फूड टेस्ट ऐसे थे कि लोग लाइन लगा के उनके पास आने लगे। कुछ सालों में ही कैलाश गर्ग ने बहुत पैसे बनाए। बड़े ध्यान से सुनना, जब वो बहुत पैसे बना रहे थे उस टाइम पे उन्होंने उन डायरेक्शंस पे अपने परिवार के साथ हर महीने हॉलीडे जाना शुरू किया। अपने बच्चों को लेके कई बार हर 3 महीने पे फॉरेन घूमने चले जाते थे। जब वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा था, धीरे धीरे उन्होंने कार खरीदी, मर्सिडीज बेंज। फिर धीरे धीरे वो काफी अमीर हुए तो बहुत सारे बिजनेसमैन से उनकी दोस्ती हो गई, इसलिए उन्होंने कई सारे क्लब को ज्वाइन कर लिया। और इसके बाद अब वो रेस्टोरेंट के साथ साथ कभी क्लब में होते थे, कभी पार्टीज में होते थे, कभी विदेश की यात्राओं पे होते थे और कई बार अपनी लग्जरी लाइफ को जीने में इतने व्यस्त होते थे कि लगभग 3 वर्ष के बाद उनको पता ही नहीं चला कि कैसे धीरे धीरे उनके जो अपने समय थे वो रेस्टोरेंट पे पड़ने कम हो गए। चूंकि कैलाश अब खुद रेस्टोरेंट पे नहीं बैठ रहे थे, इसीलिए एक बार उनके एक मैनेजर और उनके जो सबसे अच्छे शेफ थे, जब कैलाश खुद शहर में नहीं थे, तो उनको किसी ने ज्यादा सैलरी देके उस रेस्टोरेंट से अपने यहां खींच लिया। कैलाश के शेफ अब दूसरे रेस्टोरेंट में चले गए, लेकिन कैलाश अपने जीवन में इतने बिजी थे, अपने पार्टीज में इतने बिजी थे कि उन्हें उस टाइम पे तो इसका ज्यादा फर्क नहीं समझ में आया। लेकिन फिर धीरे धीरे उनको लगने लगा कि अब जो रेस्टोरेंट की वॉल्यूम्स है वो बहुत तेजी से गिर रही है। वो शेफ दूसरे रेस्टोरेंट में शिफ्ट हो चुके थे, वो जो मैनेजर्स थे वो दूसरे रेस्टोरेंट में शिफ्ट हो चुके थे। और फिर जब कैलाश को लगा तो उसने पुनः सोचा कि मैं अपने बिजनेस पे बैठूं और नियंत्रण लूं। लेकिन वो रेस्टोरेंट में अब खाने में वो टेस्ट नहीं थी, उनके जो मैनेजर थे वो अब थे नहीं, जो उनके वर्कर्स थे वो उस पर चिड़चिड़े हो जाते थे, ए तुम लोग काम ठीक से नहीं करते। उनके रेस्टोरेंट की वॉल्यूम गिरने की वजह से उनकी जो मर्सिडीज की ईएमआई थी वो बाउंस होने लगी। बैंक वालों का फोन आने लगा, 3 महीने की मर्सिडीज की ईएमआई बाउंस हो गई। बैंक ने कहा कि आप ईएमआई फुलफिल करें, नहीं तो मैं आपकी गाड़ी उठा के ले जाऊंगा। कैलाश को लगा कि अब उसकी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है। वो धीरे धीरे बहुत चिड़चिड़ा हो गया और उसकी लगातार कस्टमर्स की फ्लो इतनी घट गई कि जैसे उसकी रेस्टोरेंट की भीड़ कहीं और चली गई और अब उसके रेस्टोरेंट में कुछ ही लोग आ रहे हैं। कुछ महीने बाद उसने फील किया कि अब तो रेस्टोरेंट का भाड़ा भी निकालना मुश्किल है। इसलिए जो रेस्टोरेंट के मालिक थे वो उनको धमकी देने लगे कि रेस्टोरेंट का भाड़ा तुमने कई महीने से नहीं दिया, अगर तुमने रेस्टोरेंट का भाड़ा नहीं दिया यहां से निकल जा। उसके अंदर डिप्रेशन आने लगा। दोस्तों, जब वो घर जा रहा था उसने देखा कि मेरी पत्नी मंदिर जा रही है। कहां जा रही हो?
मैं मंदिर जा रहा हूं, मंदिर मंदिर जाके कुछ नहीं होगा, कोई दुनिया में भगवान भगवान नहीं होते। उसने पत्नी पे चिल्लाना शुरू कर दिया। वो जितनी भी कोशिश उसे कंट्रोल करने की कर रहा था, दरअसल वो सारी चीजें उससे उतनी ही हाथ से निकलती जा रही थी। ना जाने कब उसकी जिंदगी में किसकी नजर लगी, ऐसे वो सोचता था। उसने भगवान तक से नाता तोड़ लिया। उसने कहा कोई दुनिया में भगवान भगवान नहीं होते। अब कैलाश की जीवन ऐसी हो गई कि उसने जहां से वो राशन रेस्टोरेंट के लिए आता था, उस ग्रोसरी शॉप ने उसको क्रेडिट देने से मना कर दिया। तो अब उसके रेस्टोरेंट में जो बनते थे वो सारी डिशेस में भी कमी आ गई और उसके कस्टमर की फ्लो बिल्कुल खराब हो गई। उसके रेस्टोरेंट में मुश्किल से दिन में अगर एक दो कोई आ जाए, इसलिए अब उसके वर्कर्स की सैलरी ड्यूज पड़ने लगे और कई वर्कर्स उसको छोड़ के चले गए। कैलाश जब एक शाम घर पहुंचा, बहुत ज्यादा डिप्रेस था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी का क्या हो गया। तभी किसी कारण उसकी पत्नी से उसका झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी उसी रात बच्चों को लेकर मायके चली गई। कैलाश उस घर में अकेला पड़ गया। वो सोचने लगा कि ये जीवन क्या है। मेरे पास कभी मर्सिडीज हुआ करती थी, मैं विदेश घूमने गया, मैं जिंदगी को मजे कर रहा था, ये सब कुछ हुआ कैसे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी टाइम जब वो अगले सुबह उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है और उसके कुछ दो वर्कर्स ही बचे थे जो उसके बड़े वफादार थे, उसने देखा कि रेस्टोरेंट का मालिक आ रहा है। वो तुरंत बाथरूम में घुस गया और उसने अपने वर्कर्स को कहा कि अगर मालिक आएगा तो कह देना मैं आज रेस्टोरेंट आया ही नहीं। और वो जाके बाथरूम में छिप गया। मालिक आया और बोला कैलाश कहाँ है? वो आज रेस्टोरेंट नहीं आए। रेस्टोरेंट नहीं आया? आज उसे कह देना कि अगर अगले 2 दिन में मुझे अपने 6 महीने का किराया नहीं मिला तो मैं सारे रेस्टोरेंट का सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। और कैलाश ही अंदर से सब कुछ सुन रहा था। मालिक धमकी देके चला गया। जब कैलाश बाहर निकले तो देखे ठंड में भी वर्कर्स ने देखा उसके माथे से पसीना गिर रहा है और उसको पहली बार फील हुआ कि गाड़ी जाने वाली है, पत्नी जा चुकी है, बिजनेस जा चुका है, वर्कर्स बोलो बोलो जा चुके हैं, धंधा जा चुका है। मैं किस लिए हूं? घर गया और सोचा आज अच्छे मौके हैं। घर में कोई है नहीं, देखने वाला कोई है नहीं, और उसके मन में बुरे ख्याल आ रहे थे। और कौन से ख्याल आ रहे थे आप समझ सकते हो। सोचा आज अच्छे मौके, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपने सुना तो होगा कि कैफे डे के मालिक मिस्टर सिद्धार्थ ने समुद्र के किनारे जाके सुसाइड किया था। इतनी बड़ी चैन होटल के मालिक। तो उसने उस दिन उसी प्लानिंग के साथ घर में उसने सोचा हाउ टू कमिट सुसाइड। उसने अपने यूट्यूब पे वीडियो खोला, दैट इज द रियल इंसिडेंट विथ ए पर्सन जो दिल्ली का निवासी है। उसने एक यूट्यूब में वीडियो खोला और उस वीडियो में उसने तरकीब ढूंढना शुरू किया कि व्हाट इज द इजीएस्ट वे। और उस टाइम पे उसके ब्रेन में सब घूम रहा था, भगवान है नहीं, पत्नी है नहीं, धंधा है नहीं, गाड़ी है नहीं, परिवार है नहीं, कुछ भी है नहीं, मैं रह के क्या करूं। एट द सेम टाइम जब वो वीडियो ढूंढ रहा था तब स्क्रॉल करते हुए उसकी नजर एक वीडियो पे गई और उस वीडियो का नाम था द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। ना जाने उसने उस वीडियो को क्लिक कर दिया और उस वीडियो को क्लिक करने के बाद वो कुछ 3 साढ़े 3 मिनट की उसने वीडियो को देखा और उस वीडियो में बताया गया था कि ग्रेटिट्यूड इतनी पावरफुल है जो आपकी पूरी लाइफ को यू टर्न कर सकती है। उसने सोचा कि इससे पहले कि मैं सुसाइड करूं ये वीडियो देख लेता हूं। उसने उस वीडियो को देखा। उस 3.5-4 मिनट की वीडियो ने उसे इतना प्रभावित कर दिया। उसने उस वीडियो को फिर दोबारा देखा
उसने इस वीडियो को तीसरी बार देखा और उसने कहा कि उस रात कितनी बार उसने वीडियो को ऑन करे, शुरू से अंत तक देखे, वो रोए, फिर उस वीडियो को ऑन करे, शुरू से अंत तक देखे, वो रोता जा रहा, वीडियो देखता जा रहा, रोता जा रहा, देखता जा रहा, रोता जा रहा, देखता जा रहा है। और उसने कई बार वीडियो को देखने के बाद कहा कि क्या, अपने आप से उसने एक सवाल पूछा कि क्या मैं 24 घंटे के लिए अपनी सुसाइड पोस्टपोन कर सकता हूं? उसके अंदर से जवाब आया, हाँ, तुम एक दिन इस फंडामेंटल को एक्सपेरिमेंट कर लो, अगर काम ना आया तो कल तो तेरे पास है ही। उसने सबसे पहले परमेश्वर को उस वीडियो में जो सिखाया गया था, उस वीडियो के अकॉर्डिंग सबसे पहले उसने वीडियो को बंद किया, कुछ स्टेप्स को लिखे, और उसे तब याद आया कि मैंने अपने ही परमेश्वर को कितनी गालियां दी। उसने परमेश्वर का सबसे पहले बैठे बैठे धन्यवाद किया, और उसने उस परमेश्वर को धन्यवाद करने के बाद उसने उन सारी चीजों के लिए माफी मांगी। और परमेश्वर ने जीवन में जो कुछ भी दिया है, उसने उसको इतनी अच्छी पत्नी दी, इतनी अच्छी गाड़ी दी, इतने अच्छे रेस्टोरेंट दिए, मैनेजर्स दिए, उसने सबको ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया रात में बैठे बैठे। उसने रात में ही सोचा कि मैं क्या करूं, और उसने सोचा कि मैं इस फंडामेंटल को पूरे 24 घंटे अप्लाई करूंगा। रात में वो ग्रेटिट्यूड देते देते सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसने सबसे पहले अपने रेस्टोरेंट के मालिक को फोन लगाया। उसने कहा, मालिक, मैं कैलाश बोल रहा हूं। बोला, कैलाश, मैं तुम्हें कैसे बोल सकता हूं? कहा, मालिक, आपकी वजह से मुझे वो बिजनेस मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक, मैंने जितने भी नेम एंड फेम दिल्ली में कमाए, उन सब की क्रेडिट आपको जाती है। मालिक, अगर आप मुझे वो जगह नहीं देते तो शायद मैं इतना बेहतरीन रेस्टोरेंट कभी नहीं बना पाता और इतनी नेम एंड फेम कभी नहीं होते। उनके इन शब्दों के साथ मालिक की रिप्लाई आती है कि कैलाश, मैं समझ सकता हूं, तुम आदमी तो बड़े अच्छे हो। कहा, मालिक, अगर आप मुझे केवल 1 महीने का समय दें तो मैं आपके 6 में से 2 महीने का किराया दे दूंगा। उसने कहा, कैलाश, अगर तुम दिल से पूछो तो मैं भी नहीं चाहता कि तुम वहां से जाओ। तुम बहुत नेक इंसान हो यार, भले इंसान हो। तुम 1 महीने जम के मेहनत करो और तुम मेरे वो पैसे दे देना। कैलाश को पहली बार फील हुआ कि जिस मालिक ने उसको 1 सेकंड वक्त नहीं देना चाहता था, उस ग्रेटिट्यूड की वजह से उसने पूरे महीने वक्त दिए। उन सुबह वो अपनी एक नई ऊर्जा के साथ रेस्टोरेंट में पहुंचा और उसने सबसे पहले अपने वर्कर के सामने हाथ जोड़ा और कहा कि सबसे पहले मैं आप दोनों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप 6 महीने से बिना सैलरी लिए भी आप मेरे साथ इतनी वफादारी से हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। और दोनों वर्कर रोने लगे, बोले, मालिक, आप इतने अच्छे इंसान हो, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूं। और कैलाश कहता है कि उस दिन उसके वर्कर ने जिस फुर्ती और जोश के साथ उस रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, आने वाले कुछ लोगों को बहुत कंफर्टेबल फील हुआ। और उसने उस दिन खुद बहुत मेहनत करी उस रेस्टोरेंट की साफ सफाई में और हर चीजों में। और उसके अगले 2-3 दिन में उसने फील किया कि उसके रेस्टोरेंट में फिर से पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। उसने अपने पुराने मैनेजर को फोन किया और कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर तुम ना होते, तेरी टेस्ट ना होती, तो शायद ये कैलाश गर्ग को इस दुनिया में कोई नहीं पहचानता। उसने वर्कर से बात ही कर रहे थे मैनेजर से। मैनेजर ने कहा कि मालिक, मैंने आपको धोखा दिया है मालिक, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कुछ चंद बढ़ी हुई सैलरी की लालच में मैं आपको छोड़ के तब चला गया जब आप इंडिया में नहीं थे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए मालिक, मैं झुकने के लिए तैयार हूं। अगर आप मुझे एक मौका दें, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, मैं फिर से आपके ही पास काम करना चाहता हूं। और उसके मैनेजर वापस आ गए, उसके सेफ जो थे वो वापस आ गए। सेफ के वापस आते ही खाने की जादू बदल गई। कुछ दिन में कैलाश ने अपने उस राशन वाले को फोन किया और बोला कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आप ना होते तो मुझे इतना अन्न कौन देता। उसके ग्रेटिट्यूड देते ही उस राशन वाले ने कहा कि कैलाश, मैं जानता हूं बहुत अच्छे इंसान हैं,
आप मेरा पैसा कभी नहीं पहुंचाएंगे, अगर आपकी इच्छा हो तो आप लेके जा सकते हैं, और आप ईमानदार हैं, मुझे विश्वास है आप दे ही देंगे। उसने उसको राशन देने शुरू किए। उसने अपने बैंक के मैनेजर को फ़ोन किया और मैनेजर को कहा कि आप बहुत ग्रेट हो, क्योंकि जब मैं पहली बार आपके पास उस मर्सिडीज के लोन के लिए आया था, आपने इतने प्यार से सारा काम मुझे बिठा के कर दिया था। अगर आप ना होते तो मर्सिडीज मेरे पास ना होती। और जब उस ग्रेटिट्यूड के अंदाज में उसने मैनेजर से बात किया तो बैंक के मैनेजर ने कहा, कैलाश, मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैंने तुम्हें कई बार तुम्हारी रेस्टोरेंट में आके खाया और देखा है। हर किसी के जीवन में ऐसी इंसिडेंट होती हैं। देख, वैसे तो तुम्हारी ईएमआई बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गई है, लेकिन तुम अगर चाहो तो 1 महीने की ईएमआई दो, मैं तुम्हें 5-6 महीने का मोहलत दूंगा। और उसने कमिट किया कि मैं अगले महीने 1 महीने की ईएमआई चुकाऊंगा। बैंक वाले मान गए। धीरे धीरे रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़ने लगी और कैलाश गर्ग तकरीबन 6 महीने बाद अपने पुराने स्वरूप में वापस आया। कैलाश ने लिखा है कि उसकी पत्नी क्षमा मांगते हुए उसके पास आ गई। उसके बच्चों के साथ वो एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा, और फिर धीरे धीरे उसने एक से कई सारे रेस्टोरेंट बनाए। दोस्त, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। बस आपको अगले 6 महीने तक आपको दृढ़ संकल्प लेना है उस परमेश्वर से कि आप इसी ग्रैटिट्यूड के स्टेज में ही रहेंगे, आप इसको ब्लॉक नहीं होने देंगे। मैं आपको बताऊं, आपकी जीवन नहीं, आपकी जनरेशन बदल जाएगी। आपका समय अभी से शुरू होता है और अगले 6 महीने तक आप इसको प्रैक्टिस में रखना। दोस्त, अंत में कुछ और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सभी जानते हैं, 16 तारीख रांची में अवार्ड फंक्शन हो रहा है। मैंने जब कुछ लोगों से बात करी तो कुछ लोगों ने कहा, सर मैं तो आऊंगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, मुझे पता है आप सब आएंगे, लेकिन आपके आने का मतलब कम से कम एक एक इंसान 25-25 लोगों को लेके ना आए तो उस अवार्ड फंक्शन का फायदा ही क्या है। आप कहेंगे 25 लोगों को मैं गेस्ट को कैसे लेके आऊंगा। परसों मैंने मेरे 2 लेडी लीडर से बात करी। मैंने उनसे पूछा कि आप पूरे साल में कितने बार कपड़े खरीदते हो। उसने कहा, सर 3-4 बार तो मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। मैंने पूछा एक शॉपिंग का कॉस्ट। उसने कहा 5 से 10 हज़ार रुपये। मैंने कहा जितने साल से कपड़े खरीदे हैं, क्या उन सारे कपड़ों को आप हर रोज पहनते हैं? नहीं सर। कितने कपड़े हैं जो आप पिछले 5 साल से नहीं पहने? 90%। मैंने कहा उस रेवेन्यू का जो आपने इन्वेस्ट किया उसका फायदा क्या है? आप मेरे कहने पे एक बार अपने उन 20-25 लोगों को, क्या होता अगर आप पार्टी में बुलाते? वो कहते सर सब आ जाते, क्योंकि खाने के लिए सब आ जाता है। तो मैंने कहा अपने सारे दोस्तों को इनवाइट कर लेना और कहना आज एक प्रोग्राम में तुम मेरे साथ आओ, और प्रोग्राम के बाद की पार्टी मेरे तरफ से। देखना, हर इंसान अपने एक ड्रेस का पैसा खर्चेगा, लेकिन आप किसको बुलाएंगे? किसी किसी को नहीं, सबसे प्यारे दोस्तों को, और जो सबसे आपके करीब हैं सबको बुला लो। क्या होगा? अरे क्या होगा? मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि 6 लाख रुपए के डायरेक्शंस में 6 फ्रंटलाइन और 6 रनिंग टीम कितनी अहम है, आप कहेंगे सर बहुत। तो मैं आपको कहूंगा सर, अगर उस 25 लोगों को सही से फॉलो अप कर लिया ना, तो जो काम पिछले 5 साल में नहीं कर पाए हो, कुछ लोग जो पिछले 1 साल में नहीं कर पाए, वो एक प्रोग्राम आपका करवा देगा। सो एक अवार्ड फंक्शन अपने उस 6 फ्रंटलाइन के नाम। इसके अलावा इस दुनिया में 1000 तरीका है, क्योंकि सक्सेस बाय चॉइस शुरू ही हुई थी इस बात को जानने से कि इट कैन बी अनदर वे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये अवार्ड फंक्शन आप सबको 6 बड़े और बेहतरीन नेटवर्क बना के देने का मौका है। आप अगर इस अवार्ड फंक्शन को उस डायरेक्शन में लेके गए कि मैं अपनी समस्त दोस्तों की टोली को उठा के ले जाऊंगा और एक तरफ की चेयर की पूरी रो मेरे दोस्तों से भरेगी, बीच में हम बैठेंगे और दोनों तरफ मेरे सारे दोस्त बैठे रहेंगे। एक रावण के 10 भुज सर था ना,
मेरे मेरे 15-20 सर इधर बैठेंगे, 15-20 सर उधर बैठेंगे। ये सब कल्पनाएं हैं जिसको आप चाहें तो हकीकत में बदल सकते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इसी डायरेक्शंस पे सोचने की शुरुआत करना कि ऐसे कौन से तरकीब हैं कि मैं उस 25-50 नए गेस्टों को अवार्ड फंक्शन में लेके जाऊं, क्योंकि वहां पे कोई टिकट नहीं लगता, चार्ज नहीं लगता, और वेस्टीज के सबसे बड़े इवेंट को आपके गेस्ट अटेंड करके आएंगे। कुछ तो आपसे प्रोडक्ट खरीद लेंगे, कुछ आपसे ज्वाइन कर लेंगे, प्रभावित होंगे, और उसमें से कुछ आपकी नई टीम खड़ी हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, इन डायरेक्शंस पे आप सभी की तैयारी, मेरा पूरा विश्वास है कि खास करके ये एसबीसी टीम बहुत ज़बरदस्त करेंगी। आज की रात आपके पास मौका है स्क्रिप्ट को लिखने का, राइट एंड वर्न उसको जलाने का, उस परमेश्वर के सामने उन सारे थॉट्स को रिलीज करने का, और ये फील करने का कि आप पूरी तरह से खाली हो गए हो। आपके आसपास जितने भी परिवार के लोग हैं सबको थैंक यू बोलेंगे, और उसी थैंक्स की ग्रैटिट्यूड में आप 180 दिनों तक इस प्रैक्टिस में रहेंगे। कल सुबह से जब आप उठेंगे तो ग्रैटिट्यूड के साथ उठेंगे, घर में हर किसी के साथ हमेशा थैंक्स गिविंग एटीट्यूड में रहेंगे, और इतनी थैंक यू के साथ आप अपने घर के पूरे माहौल को सकारात्मक बना देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, होप सो आज की सेशन ना केवल आपको समझ में आई होगी, इस सेशन की इंपॉर्टेंस भी समझ में आया होगा। सेशन को यहाँ से आगे बढ़ाने, समाप्ति की ओर लेके जाने के लिए फिर से मैं वंदना मैम को इनवाइट करूंगा। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक